हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हमारी क्लास 10 होने वाली है। पिछली क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वो जनरल एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल एंड सीजनल विंड्स के बारे में। तो विंड्स पढ़ने के लिए हमें जो पिछला चैप्टर है वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, उसका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। तो एक बार हम पहले पिछले वाला रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में सबसे पहले मैंने जो है एयर प्रेशर के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि एयर प्रेशर कुछ नहीं है कि जो एयर है वो जो गैसियस सरफेस है उस पे कितना फोर्स जनरेट कर रही है, वही उसका प्रेशर होता है। ठीक है, मैंने गुब्बारे का एग्जांपल बताया था कि हम गुब्बारे में जैसे जैसे हवा भरते रहते हैं तो इसका मतलब वो एयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, बल बट्टे क्षेत्र दबाव, यानी इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि एयर प्रेशर अलग अलग होता है। एक होता है आपका एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होता है, और दूसरा आपका जो एयर प्रेशर है वो कहीं और भी हो सकता है। जैसे अगर टायर की बात करें, टायर में भी एयर का प्रेशर होता है, लेकिन यही जब एयर प्रेशर हम एटमॉस्फेयर के टर्म में हम यूज करने लग जाएं तो उसको हम एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है वो एयर प्रेशर का ही एक पार्ट है। कुल मिला के एटमॉस्फेयर में अगर एयर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जनरली हम एयर के प्रेशर के बारे में बात करें तो एयर प्रेशर है, वो कहीं भी हो सकता है एयर का प्रेशर। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि अगर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि डिफरेंट तरीके की जो टेम्परेचर है वो क्या जनरेट करते हैं, डिफरेंट तरीके का प्रेशर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि तापमान के असमान वितरण के कारण जो है वो वायुमंडलीय दबाव बनता है। ठीक, इसके अलावा इस पे कौन कौन सी चीज जो है इफेक्ट करती है, वो हमने देखा था कि हवा का तापमान करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे एयर प्रेशर कम होगा। ये मैंने सिंपली बताया था कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये होता है, ये मैं पहले ही बता चुका था। ठीक है, इसके अलावा ऊंचाई के बारे में हमने देखा था कि अगर कोई पहाड़ है तो इस पे क्या होता है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे एयर प्रेशर अलग होगा और नीचे अलग होगा। ठीक है, और उसके साथ हमने बताया था कि जो जलवाष्प है, जलवाष्प की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रेविटेशन की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों ग्रेविटेशन, देखो है क्या, एयर प्रेशर जनरली क्या है कि जो एयर जो है कितना प्रेशर लगा रही है किस पे, हवा की परतों पे। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जो ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशन खींच रहा है एक तरीके से, और जहां जहां जितना ज्यादा ग्रेविटेशन होगा हवा और उतना ज्यादा खींचेगी और उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगी। ठीक है, और जहाँ पे ग्रेविटेशन कम होगा वहां पे कम खींच पाएगी। इसका मतलब भी यही है कि जहाँ पे ग्रेविटेशन बल ज्यादा है वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है वहां पे एयर जो प्रेशर है वो कम लगेगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इसे। ठीक, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर में मैंने डिफरेंस बताया था कि जैसे अगर एटमॉस्फेयर में हवा है तो वो हवा केवल गैस नहीं होती, उस गैस में थोड़ा सा क्या होता है, वाटर वेपर भी होता है। ठीक है, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं। अब जब ये मॉइस्चर होगा इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा एयर प्रेशर पे, कि उसका एयर प्रेशर जनरली कम हो जाएगा। ठीक है, अगर जिस भी हवा में क्या है, वेपर ज्यादा है, जो जलवाष्प है वो ज्यादा है, तो उसका एयर प्रेशर वो कम हो जाएगा। वो कैसे कैसे होता है ये मैं पहले आपको बता चुका था कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि मास कम हो जाता है। मास कम होने का मतलब जो है कि अगर ये एक गिलास है, यही एक गिलास है, इसमें गैस ज्यादा आ सकती है लेकिन इस पे पानी कम आएगा। ठीक है, वाटर कम आएगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो ज्यादा मास घेरता है, नहीं ज्यादा जगह घेरता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सिंपल सी बात ये होगी कि जहां पे भी ज्यादा गैस होगा वो क्या कर सकती है, ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट कर सकती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा ये भी मैंने बताया था कि जो हवा है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है विंड के मामले में, तो इसे ध्यान रखना। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल पढ़े थे, कौन कौन से मॉडल हैं। सबसे पहले हमने यूनिसेलुलर मॉडल पढ़ा था हेडली का। तो इसमें क्या था, मैंने बताया था कि इनने कहा पूरी जो अर्थ है उसमें एक ही सेल होती है। इक्वेटर से हवा जो है ऊपर को उड़ती है, और यहाँ से यानी पोल से हवा ऐसे आती है इस तरीके से, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद इधर पोल पे वापस बैठ जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ के लिए भी था, यहाँ से जो हवा ऊपर उठी यहाँ इस वाले पोल से आई और इस तरीके से यहाँ नीचे बैठ गई। तो ये सिंगल सेल कहते थे, इसको यूनिसेलुलर मॉडल कहते थे। ये हेली और हेडली द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने इसकी सीमाएं देखी थी, मतलब क्या क्या लिमिटेशन है इसमें। तो पहले मैंने बताया था कि इसमें कोरियलिस फोर्स जो है उसको अनदेखा किया गया है। कोरियलिस फोर्स क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी की समस्त परत जो है वो एक जैसी है। अब क्योंकि अगर अलग अलग होती तो अलग अलग एयर प्रेशर होता, तो ये पूरी अर्थ में एक ही जैसा प्रेशर मान रहा है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, और ये बहुत इजी मॉडल है, मतलब बहुत सामान्य मॉडल है, लेकिन अर्थ जो है इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं वहां पे बता चुका था। इसके अलावा हमने ट्राई सेलुलर मॉडल पढ़ा था उसके बाद की जो फेरल ने दिया था उसके बारे में। तो इसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, कैसे कैसे एयर प्रेशर बेल्ट होती हैं, और बेल्ट की वजह से ही क्या होता है, ये सेल बनती हैं। पहले हमने इसमें बेल्ट देखी थी, कौन कौन सी बेल्ट होती है। तो एयर प्रेशर एक बेल्ट क्या होती है, मैंने ये आपको बता चुका था कि जो
डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, वहाँ पे क्या है कि एक जैसे टेम्परेचर होने की वजह से या एक जैसी मौसमी दशा होने की वजह से एक पूरी रेंज में क्या हो गई, एक सेम एयर प्रेशर की एक रेंज बन गई, उसी को हम बेल्ट कह रहे थे। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने। अक्षांश और वायुमंडलीय दबाव के वितरण को दाब का वैश्विक क्षैतिज विवरण कहा जाता है। क्षैतिज मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और इन्हीं में क्या होता है, इनकी सिमिलरिटी होने की वजह से ये बेल्ट जो है जनरली जनरेट होती है। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट 7 बेल्ट पढ़ी थी। हमने देखा था कि टोटल 7 बेल्ट है। कौन कौन सी है? पहली बेल्ट हमने पढ़ी थी इक्वेटोरियल लो प्रेशरिक बेल्ट, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते थे, यानी ये वाली बेल्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाली बेल्ट। ये मैंने बताया था कि जनरली 0 से 5 डिग्री नॉर्थ तक और 5 डिग्री साउथ तक है। ठीक है, ये इस तरीके से। और ये क्यों होती है? क्योंकि मैंने इसमें बताया था कि इसमें तीव्र गर्मी है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे सनलाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, बहुत ज्यादा सूर्य की गर्मी होती है, और जहाँ पे मैंने बताया था कि गर्मी होगी वहां से हवा ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी तो हवा ऊपर चलेगी, हवा कमी हो गई तो प्रेशर लो हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो इसीलिए इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशरिक बेल्ट कहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने जो है देखा था कि इसको डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि इलाका शांत रहता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल विंड नहीं पड़ती, नहीं चलती है। ठीक है, जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख लो, अदरवाइज ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं केवल रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले वो पुराना लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद देखो। ये सारी इसलिए मैं सीरीज में बना रहा हूँ कि आपको पिछला याद होना चाहिए। अगर पिछला याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। पिछला याद देखो, उसके नोट्स बनाओ, जब या आ जाए वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तब आगे बढ़ो। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक, देखो उसके बाद हमने दूसरी बेल्ट पढ़ी थी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट, उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी, यानी ये वाली बेल्ट। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और 30 टू 35 डिग्री साउथ के बीच में इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, ये हाई प्रेशर क्यों है? मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से जो विंड उड़ती है वो जाके यहाँ से सबडक्ट होती है, यहाँ बैठती है, यहाँ ऐसे, ये ऐसे। तो हवा जब बैठ रही है इसका मतलब हवा ज्यादा आ गई है, ज्यादा ही हवा आने की वजह से एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसको देख चुके थे। उसके बाद ये देखो, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ से हवा उठती है कैसे, और फिर जाके ये इन इलाकों में, हाई इलाकों में बैठ जाती है, वैसे इधर भी बैठती है। ठीक है, ये हम देख चुके थे। उसके बाद सर्कमपोलर लो प्रेशरिक बेल्ट, यानी परिधुरी निम्न वायुदाब पेटी पड़ी थी हमने, ये वाली बेल्ट। इसमें मैंने बताया था ये लो क्यों होती है। एक तो इसमें जो बड़ा रीजन था वो था कोरियोलिस फोर्स का। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का, ये मैं पहले ही बता चुका था कोरियोलिस फोर्स क्या है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है ज्यादातर। और फिर क्या होता है, जैसे ये हाई प्रेशरिक बेल्ट है तो हाई प्रेशरिक बेल्ट को यहाँ से हवा जो है क्या होता है कि इस तरफ बढ़ती है और यहाँ से हवा ऊपर उड़ती है। ये मैंने बता चुका था कि कहाँ पे है, 60 से 65 बताया था मैंने, और ये भी बताया था कि कहीं कहीं पे अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, जनरली ये 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ डिग्री पे होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने कारण जो बताया था कि वो क्या है कि अवरोही हवा जो है यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि जो हाई प्रेशरिक बेल्ट है यहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से भी इस तरीके से आती है, तो यहाँ की हवा ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, और ये सारी चीज मैं आपको बता चुका था क्या क्या रीजन है। कोरियोलिस फोर्स में मैंने अच्छे से समझा दिया था कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ती है, हम देख चुके थे। फिर उसके बाद हमने पोलर हाई प्रेशरिक बेल्ट देखा था। यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है? कोल्ड होने की वजह से, ठंडा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ जमी रहती है। और मैंने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो प्रेशर जो है उतना ही क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशरिक बेल्ट है। ठीक, ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद मैंने सेल समझा दी थी कि ये सेल कैसे कैसे हैं, कि अगर जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर में मैंने बताया था कि हवा ऊपर उड़ती है, ऊपर उठने के बाद इसे हाई में बैठती है तो एक सेल हो गई। ठीक है, फिर इस हाई से हवा ऐसे गई, और यहाँ पे जो दूसरी हमने लो प्रेशर एक बेल्ट पड़ी थी, यहाँ से ऊपर उठती है हवा और ऐसे बैठती है, तो ये दूसरी सेल हो गई, फेरल सेल। तीसरा हमने पढ़ा था कि पोल से हवा इस तरफ आती है और यहाँ से हवा ऊपर उठी और ये ऐसे बैठी, तो ये थर्ड सेल होगी, पोलर सेल। ठीक है, ये दोनों साइड होती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हम अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना ही पढ़ा था। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एटमॉस्फेरिक विंड्स के बारे में। ये हवाएं हैं एटमॉस्फेयर में, जो डिफरेंट टाइप की हवा हैं, कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे चलती है। ठीक है, चलिए, होप समझ में आ चुका होगा। जिसने पिछला नहीं देखा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पिछला देखो तब जाके समझ में आएगा। ठीक, चलो देखते हैं विंड्स क्या होती है। तो देखो विंड्स के बारे में, अब देखो हमने ये पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में कि ईयर क्या होती है। ठीक है, हमने ईयर पढ़ा था जिसको हम वायु कह रहे हैं। हमने सिंपली पढ़ा था कि अगर कोई दो जगह है, ठीक है, इन दोनों में टेम्परेचर का अगर डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे कम टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कम है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे हवा जमीन से चिपकी रहती है, और हवा से जमीन से चिपके रहने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और जबकि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हवा गर्म होके ऊपर उड़ जाती है, और हवा के ऊपर उड़ने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, और मैं ये सिंपली बता भी चुका था कि टेम्परेचर का अपोजिट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है। अब हवा, अब क्या होगा, इस मैंने बताया था कि अर्थ क्या करती है,
अर्थ जो है बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। मतलब एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है, तो अर्थ इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, हमेशा हर जगह पे। तो जब इस तरीके की कोशिश करेगी तो क्या होगा, बराबर कैसे होगा, जब इस हाई प्रेशर यानी ज्यादा प्रेशर वाली की हवा जो है वो लो प्रेशर की तरफ चली जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बराबर करने के लिए जो अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ से इस हवा को जो हाई प्रेशर में ज्यादा हवा है उसे लो प्रेशर की तरफ भेजती है, ताकि दोनों की हवा जो है वो बराबर हो पाए। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर में हाई किस लिए प्रेशर हो चुका है, क्योंकि हवा ज्यादा है। लो प्रेशर में लो प्रेशर क्यों है, कि यहाँ हवा कम है। तो ज्यादा हवा वाले इलाके से कम हवा वाले इलाके की तरफ हवा चलनी शुरू होती है। ठीक है, तो यही जो है, इसी को, ये जो चल रही है, इसी को हम कहते हैं वायु। ठीक है, यानी एयर। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि इसकी वजह से, देखो, मैं ये बताया था ना कि हवा जो है प्रेशर जनरेट करती है। जनरेट करी, जैसे मैंने पंखे का एग्जांपल दिया था कि अगर पंखा चल रहा है तो चीजों को उड़ा रहा है, कमरे की चीजों को उड़ा दे रहा है। और ये उड़ा रहा है, और जो अगर न्यूटन का लॉ आप याद करो कि कोई भी रखी हुई चीज, स्थिर चीज तब तक नहीं उड़ सकती या अपना जगह चेंज नहीं कर सकती जब तक उसको फोर्स नहीं लग रहा हो। इसका मतलब हवा, जो पंखा घूम रहा है उससे जो हवा जनरेट हो रही है वो एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसी इसी तरीके से यहाँ पे भी, क्योंकि यह हवा चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी यहाँ से इस तरफ भी एक फोर्स जाएगा। इसीलिए जब ये हवा चलेगी तो ये चीजों को उड़ाती हुई चलेगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा, इसी को हमने पढ़ा था वहां पे, इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी दाब प्रवणता बल कहते थे हम। दाब प्रवणता बल। ठीक है, ये पिछले चैप्टर में बता चुका था। सिंपल सी बात होगी। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, इसको ध्यान से समझना। देखो, ये तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी क्षैतिज तौर पर हवा जब क्षैतिज चल रही है, यानी इस तरीके से सीधी चल रही है। लेकिन ये हवा वर्टिकल भी तो चलती है। वर्टिकल मतलब जैसे ही लो प्रेशर है, यहां से हवा ऊपर उड़ रही है, लगातार ऐसे ऊपर की ओर जा रही है। और यहां से हाई प्रेशर है। ठीक है, यहां से तो हवा ऐसे आ रही थी, ऐसे लो की तरफ। लेकिन एक हवा ये भी तो चल रही है जो ऊपर की तरफ चल रही है, वर्टिकली चल रही है। इसीलिए तो ये सेल बन रही थी, यहां से हवा जो ऊपर उड़ रही है, इसी वजह से तो ये सेल बन पा रही है पूरी। ठीक है, तो अब ये भी ईयर है, ये भी ईयर है। लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट करने की वजह से क्या कह दिया गया, इसको तो कह दिया गया ईयर ही, लेकिन इसको कह दिया गया विंड। ध्यान रखना, ईयर और विंड दोनों अलग अलग होती हैं, ये हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जो हॉरिजॉन्टल ईयर है, हॉरिजॉन्टल ईयर का मतलब जो हमें ऐसे चलती है सीधी, हॉरिजॉन्टल ईयर है, इसको हम ईयर न कह के इसको हम विंड कहते हैं। और ईयर क्या है, ये जो वर्टिकली चलती है उसको ईयर कहते हैं। क्लियर हुई बात? इसका मतलब जो हवा हमें फील हो पा रही है वो हवा कैसी है, वो विंड है, ना कि ईयर है। हम कह देते हैं ना कभी कि ईयर बहुत तेज चल रही है, ईयर नहीं चल रही है, वो विंड चल रही है, इस वजह से हमें वो फील हो रही है। ईयर तो हम फील नहीं कर सकते कभी भी। क्यों नहीं कर सकते भाई ईयर फील? क्योंकि इंसान खड़ा है ऐसे वर्टिकली, यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसान खड़ा है और इस इलाके से हवा ऊपर को ऐसे उड़ रही है, ये ईयर है ना, मैंने बताया था जो वर्टिकली चलती है वही तो ईयर है। ठीक है, तो ये ईयर इसको कभी फील ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसके बॉडी के जो है वो परपेंडिकुलर चल रही है, सीधा ऐसे ऊपर को। बात समझ में आई? हमें फील कौन सी हो सकती है, जो ऐसे वर्टिकली इसके सामने से आए, वर्टिकल सॉरी, जो हॉरिजेंटली सामने से आए। ठीक है, तो ध्यान रखना, हॉरिजेंटल ईयर को विंड कहते हैं और जबकि वर्टिकल ईयर को हम ईयर कह रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो इसको ध्यान रखना, तो मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, इतना समझ चुके हैं कि विंड क्या है, ईयर क्या है। क्लियर हो गया? और ये बनती क्यों है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, कि दबाव और तापमान के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, जो ईयर अलग अलग टेम्परेचर है अर्थ पे, या अलग अलग प्रेशर है, उसके डिफरेंस की वजह से ये ईयर या जो विंड है वो चलती है। ठीक है, क्लियर हो? अब नेक्स्ट देखो कि वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह को वायुमंडलीय परिसंचरण भी कहा जाता है। इसका मैंने इंग्लिश भी दिया है, यहाँ पे देखो ये दिया है, इसको मैं पीडीएफ पर दे दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे मैं बता दूंगा कि जो टर्म है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो हवा चल रही है उसके हवा चलने को हम क्या कहते हैं, जनरल सर्कुलेशन ऑफ ईयर भी कहते हैं। जो हमने जो पहले भी पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, जनरल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। इसके अलावा ये बता रहा है कि इसी हवा के चलने की वजह से डिफरेंट सेल बनते हैं। वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हेडली सेल, फेरल सेल, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो, हेडली, फेरल और ध्रुवी तीनों हम पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि इसी विंड की वजह से ये जो है सेल बनती है। तो अब इसी बात बनती है कि ये चलेगी, ऐसे हवा चलेगी, तब जाके ये डिफरेंट डिफरेंट की सेल बनती है। क्लियर होगी बात? अब देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि जो पवनों का प्रवाह है, यानी जो विंड चल रही है, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। क्या क्या? पहली बात, वायुमंडलीय तापमान अक्षांशीय भिन्नता। इसका मतलब ये कह रहा है कि डिफरेंट लैटिट्यूड पे डिफरेंट टेम्परेचर होना, पहली चीज।
ये भी क्लियर सी बात है, हमने पढ़ा था कि अगर जहां जहां पे डिफरेंट लेटीट्यूड है उन पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो वो क्या बनाता है, वो बना देता है क्या, वायुदाब की पेटियां यानी एटमॉस्फेरिक विंड्स या एयर बेल्ट्स। ठीक है, तो ये एयर बेल्ट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी हवा की पेटियां हैं, एयर बेल्ट है, उनसे क्या होता है, अलग अलग तरीके की हवाएं चलती है, ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, कुल मिला के जो लैटिट्यूडनल टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से और जो एयर बेल्ट बनी है उनकी वजह से इनसे क्या होता है, अलग अलग तरीके की विंड चलती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसने थर्ड दिया है पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन। अब रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से हमने सिंपली पढ़ा था, रोटेशन से होता है कोरियलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, और ये कोरियोलिस फोर्स जो है ईयर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। कैसे करता है वो मैंने बता दिया कि इसमें राइट डिफ्लेक्शन करता है नॉर्थ में, और साउथ में जितनी भी ईयर चल रही है या विंड चल रही है उनको लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है, इस यहाँ से कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है, ये इंग्लिश में है, इसको ऐसे ही पढ़ लेगा। ठीक, अब देखो ये हम बेल्ट पढ़ चुके थे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एक बेल्ट पढ़ा था, सब ट्रॉपिकल हाई पढ़ा था, सब पोलर लो पढ़ा था और पोलर हाई पढ़ा था। ठीक है, टोटल ये 7 बेल्ट हैं, इन्हें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये बेल्ट किसकी वजह से जनरेट हो रही है, डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से पहली बात, या फिर ईयर के बैठने की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन हमने इसमें पढ़े थे, इसके अलग अलग कारण पढ़े थे। ठीक है, उसकी वजह से अब इन्हीं की वजह से क्या होगा, अलग अलग विंड चलती है। देखो, तो टाइप्स ऑफ विंड कितनी कितनी होती है, जनरली 3 टाइप की विंड होती है, एक को हम कहते हैं परमानेंट विंड, दूसरे को कहते हैं सीजनल विंड और तीसरे को कहते हैं लोकल विंड। हिंदी में भी इन्हीं को कहते हैं, इसको कह लेते हैं, ध्यान रखना, इसको हम हिंदी में सन्मागरी विंड, सन्मागरी पवने, इसको कहते हैं मौसमी पवने, मौसमी पवने, और इसको लोकल विंड्स को कह देते हैं हम क्षेत्रीय पवने, क्षेत्रीय पवने। ठीक है, हिंदी वाले इंग्लिश टर्म भी याद रखें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पेपर जो है इंग्लिश में छपता है और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट होता है, तो कई कबार वहां पे सन्मागरी पवन नहीं लिख के ऐसे लिख देगा, परमानेंट पवन है, ऐसा लिख देगा, तो फिर आप यहाँ भी भूल जाओगे परमानेंट पवन है क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसको इस तरीके से भी याद करना है, हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के 3 टाइप की विंड होती है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। ठीक, इनमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं, ये 3 टाइप इसमें भी होते हैं, 2 टाइप इसमें होते हैं, 2 टाइप इसमें होते हैं। क्या होती है एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट विंड को। ठीक है, ये है परमानेंट विंड। अब देखो, परमानेंट विंड का मतलब जैसे नाम से समझ में आया ना, परमानेंट, परमानेंट विंड का मतलब है कि ये हवा हमेशा चलती है, परमानेंट चलेंगी और एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। ये हवा परमानेंट चलेंगी और एक ही डायरेक्शन में चलेंगी हमेशा। ठीक है, इसीलिए इनको परमानेंट विंड भी कहा जाता है और इनको प्राइमरी विंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी विंड जो है वो पूरे वर्ष लगातार एक ही विशेष दिशा में चलती है, यानी इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन्हीं हवाओं को क्या कह रहा है कि प्रचलित हवाओं को ग्रहों के हवाओं के रूप में भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रिवेलिंग विंड्स और प्लेनेटरी विंड। इन टर्म्स को भी याद कर लेना, कई बार वहां पूछा जाता है। ठीक है, तो इन हवाओं को प्लेनेटरी विंड या प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये 3 अलग अलग टाइप की हवा होंगी, व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं और पूर्वीय हवाएं हैं, यानी इसको हम यहाँ पे वेस्टर्लीज कह लेते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये पढ़ेंगे। कुल मिला के अभी हमारी समझ में ये आ गया, हमारी समझ में आया कि परमानेंट विंड क्या होती है, हमेशा परमानेंट चलती है और एक ही फिक्स डायरेक्शन में चलती है। 2 बात, ठीक है। और तीसरी बात इसमें और याद रखना, जो हमने अभी एयर प्रेशरिक बेल्ट पढ़ी थी, इन्हीं बेल्ट की वजह से ये हवाएं जनरेट होती है। ध्यान रख लेना, इसमें नोट भी कर लेना नीचे कि जो हमने एयर प्रेशरिक बेल्ट पढ़ी थी, उनकी वजह से एयर प्रेशरिक बेल्टों के कारण ही जो है ये हवाएं जनरेट होती है। ध्यान रख लेना, इसको ऐसे ही नोट कर लेना कि एयर प्रेशरिक बेल्ट के कारण ही हवा जो है जनरेट होती है, परमानेंट विंड जनरेट होती है। ठीक है, कैसे होती है आप देखते हैं एक एक करके। पहले देखो, मैंने बता दिया 3 टाइप की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, एक एक करके पढ़ते हैं तीनों को। देखो, सबसे पहले व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड, ट्रेड विंड को हिंदी में व्यापारिक पवने कहा जाता है। ठीक है, अब देखो व्यापारिक पवने क्यों कहा जाता है वो तो हम बाद में देखेंगे, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है ना, ये कुछ कोई कोई पूछेगा इसको ट्रेड विंड क्यों कहा जाता है, लेकिन चलती कैसे होते हैं। हमने देखा था कि ये बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशरिक बेल्ट, ये वाली बेल्ट। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं, ये 0 डिग्री है और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, 5 डिग्री साउथ तक ये बेल्ट फैली हुई है। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हवा जो है ये वर्टिकली ऊपर उड़ती है ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी होने की वजह से हवा ऊपर उड़ती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था। इसमें मेरी एक रील भी है नॉर्मल, जो अलग से शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, या फिर मैंने शायद मेरी लॉन्ग ही वीडियो है जिसमें जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड मैंने बताया था, उसमें अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड भी बताया था और जनरल सर्कुलेशन बताया था, उसको एक बार आप देख लेना। वरना ये तो आपको सिंपली पता है कि ये जो है क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी इलाके में, यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर को ऐसे उड़ती है।
ठीक है, यही तो बताया जा रहा है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा हवा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, धूप ज्यादा होने की वजह से यहाँ से हवा ऐसे ऊपर उड़ती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि ये हवा ऊपर उड़ते रहती है और यहाँ पे ठंडी हो जाएगी हवा। एक बार ये हम पहले पढ़ा था नॉर्मल लेफ्ट साइड, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी। ठंडे होने के बाद एक बार यहाँ पे ये स्टेबल हो जाती है। ठीक है, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे इधर को कुछ हो जाती है और फिर ये नीचे बैठती है यहाँ पे 30 to 35 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, 30 to 35 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, यानी दोनों तरफ, आधी इधर जाती है आधी नीचे को आती है ऐसे। ठीक है, ऐसे बैठती है। ठीक है, और यही हमने पढ़ा था कि ये सेल है। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ है कि जैसे नीचे बैठी ये हाई प्रेशर बन जाता है, ये वाला हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। इन हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर ऐसे चलती है, ये वाली यहाँ से ऐसे चलेगी और यहाँ से हाई से इस लो प्रेशर की ओर हवा ऐसे चलेगी, क्योंकि हवा हमेशा हाई से लो ही चलती है। ठीक है, तो यही विंड, ये दोनों विंड, इन्हीं को हम ट्रेड विंड कहते हैं, यानी व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? कौन सी हवा? यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक जोन से इक्वेटोरियल लो प्रेशरिक जोन की तरफ चलने वाली हवाएं को क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात देखो, इसको मिटा के दिखाता हूँ आपको, एक चीज ध्यान से देखना इस पिक्चर में। इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज इसमें दिखेगा। क्या? देखो, हमने पढ़ा था कोरियलिस फोर्स के बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज इस तरीके से अर्थ में मूव करती है तो उस पे क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये 0 डिग्री है ना, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये चलती है, यानी ऊपर से ये पोल की तरफ चलती है, तो अपने ये राइट डिफ्लेक्ट हो जाती है। दिख रहा है? ये है, यहां से अगर आप नीचे को आओगे, ये अगर आपको आना था आपका राइट, मतलब इस तरफ, ये हवा इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, हल्का सा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए आपको ये दिख रहा होगा हवा ऐसे चल रही है, ऐसे, ये सीधे ना आके ये हवा हल्का सा राइट डिफ्लेक्ट हो रही है। दिख रहा है? और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट जाना था, तो ये सीधे आने की बजाय कहां हल्का सा लेफ्ट को टिल्ट हो रही है ऐसे। इसकी डायरेक्शन पूछी जाती है, इसको याद करना हमेशा। लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो इसका अगर डायरेक्शन देखोगे, अगर इसको हम नॉर्थ साउथ करके देखें तो ऊपर हमें पता है कि नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये कहां से, नॉर्थ ईस्ट से, ये हवा नॉर्थ ईस्ट से किधर की ओर चल रही है? साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। डायरेक्शन अगर पूछी गई तो ध्यान रखना कि ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट से कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है ऐसे। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसको देखोगे, सदर्न हेमिस्फीयर में कहां से चल रही है ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रही है ऐसे। इसके डायरेक्शन अगर देखो, अभी हम इसकी भी डायरेक्शन, इसकी सबकी डायरेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आदमी भूल जाता है। तो जब भी ऐसे एग्जाम में आए तो सिंपल वहां से ऐसा ड्रॉ कर लो। आपको पता है ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई से यहाँ से टेम्परेचर ऐसी हवा चलती है और ये लेफ्ट में चली जाती है ऐसे, और ये राइट में उड़ जाती है ऐसे। अब डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ साउथ करके ऐसे डायरेक्शन बना के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चल रही है और ये ऐसे चल रही है। इसी तरीके से याद होगा, क्योंकि अगर आप इसको रटने लगे ना, वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है। तो कुल मिला के आपकी समझ में आ चुका होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे कैसे चलती है, और किसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या है। देखो, तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदा पेटी से निम्न वायुदा पेटी की ओर दोनों गोलार्ध में सतत प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं, यानी ये ट्रेड विंड है। व्यापारिक पवनें एक निर्दिष्ट पथ में एक ही दिशा में निरंतर प्रवाहित होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जितनी भी ट्रेड विंड है उनका परमानेंट पाथ होगा, फिक्स पाथ होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हालांकि ये बेल्ट हल्का सा ऊपर नीचे मूव करती है। मतलब ये बेल्ट जैसे 0 से 5 है, ये कभी कभी 8 तक, 7 8 तक चली जाती है ऊपर, सन की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, जैसे जैसे सन ऊपर जाता है ये ऊपर नीचे करती रहती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है। ये हमेशा हाई से लो की तरफ चलेंगी, सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ चलेंगी, डायरेक्शन भी हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, हल्का सा चेंज आ सकता है लेकिन वो इतना काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, इनकी जो ये पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है, हमने देख लिया। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से इधर साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है, ये है, ये साउथ है, यानी ये साउथ ईस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, इसको इस सेंटेंस को पूरा कर लेना, इसमें लिख लेना साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है, और यहाँ पे लिख लेना नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आती है। ठीक है, ध्यान मतलब कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, टफ कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रेड विंड के बारे में। नेक्स्ट देखो, पछुआ पौने यानी वेस्टर्ली। ठीक है, अब पहली बात तो ये वेस्टर्ली कहाँ है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट दिख रहा है और सब पोलर लो प्रेशरिक बेल्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, हाई और ये लो। ठीक है, तो हाई से लो की तरफ ऐसे हवा चलती है, यह
पहले इसको तिरछा रहने दो, पहले सीधी सीधी हवा यानी हाई से इस लो की तरफ जो हवा चल रही है यहाँ, और यहाँ से इस हाई की तरफ लो, इस लो की तरफ जो हवा चल रही है ये वाली, ये है वेस्टर्लीज। पहली बार इनको वेस्टर्लीज या पछुआ पवन इसलिए कहा जाता है कि इसके मुकाबले उल्टी है, इसलिए इसको पछुआ वेस्ट वाली, ठीक है। मतलब कुल मिला के पछुआ जो है ना, हिंदी में इसको इस तरीके से माना गया कि उल्टी चलती है ट्रेड विंड के मुकाबले, इसलिए इसको पछुआ पवन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कहां से चलती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशरिक बेल्ट की तरफ, और यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो। हिंदी में भी आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है, ठीक है। अब ये तो आपकी समझ में आ गया। अब इसमें देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, ध्यान से देखना इसको, इसको समझो। यहाँ से चली तो हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी मूवमेंट होगी ये राइट डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, अब यहाँ पे आप इसको ये कह सकते हो, अगर ऐसे समझ लो, आप इसको कह सकते हो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यानी ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, साउथ ईस्ट की ओर, ठीक है। डायरेक्शन दिख रही है नॉर्थ वेस्ट से, यहां से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे मूवमेंट करती है। उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, कहां से कहां चलती है, नॉर्थ में भी साउथ में भी क्लियर हो गई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है वो उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ बहती है, और इसकी डायरेक्शन देखो, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और सॉरी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, विंड ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया कैसे कैसे है, उसको ऐसे ड्रॉ कर लेना। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे एग्जाम अगर कंफ्यूजन हो गए, तो अगर वेस्टर्लीज पूछा है तो आपको पता है कि यहाँ पे हाई प्रेशरिक बेल्ट है, ये लो प्रेशरिक बेल्ट है, और यहाँ से यहाँ की तरफ चलती है और हल्का सा राइट डिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि इसमें लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड की कमी के कारण पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले ज्यादा चलती हैं। ये क्यों है, देखो ये मैप दिख रहा है, वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, इसमें अगर आप देखोगे कि अगर ये 0 डिग्री है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये है, तो इसके ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। या साउथ हेमिस्फीयर में देखोगे तो यहाँ पे लैंड कम है, अर्थ ये वाली लैंड कम है, जबकि यहाँ पे बहुत सारी लैंड है, दिख रहा है। तो यहाँ लैंड की कमी होने की वजह से ये ओशियन ज्यादा है। जब भी ओशियन ज्यादा होंगे तो यहाँ पे विंड ज्यादा स्ट्रांग होती है, विंड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो वेस्टर्लीज है, अब देखो आप कहोगे कि ट्रेड विंड क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रेड विंड कहाँ चलती है, यहाँ चलती है ऊपर, यानी 0 डिग्री के आसपास चलती है, तो यहाँ तो लैंड है, लेकिन जो वेस्टर्लीज है वो इधर चलती है नीचे, जहां पे बिल्कुल कम लैंड है इसकी। तो इसीलिए ट्रेड विंड तो नॉर्मल चलती है, लेकिन जो वेस्टर्लीज है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा स्ट्रांग चलती है, ठीक है। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड की कमी यानी लैंड की कमी की वजह से ये जो वेस्टर्लीज है यानी पछुआ पवनें हैं, ये उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले ज्यादा तेज चलती है, ठीक है। इनका नाम भी दिया जाता है क्योंकि बहुत तेज चलती है, तो इन इलाकों में अगर 40 से, क्योंकि देखो चलती कहाँ है, 40 से 60 या 65 डिग्री के बीच में चलती हैं, तो इनका इसी तरीके से नाम दिया गया है, जैसे गजरता 40 है, प्रचंड 50 है, चीखता 60 है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको भी ऐसे ही कहते हैं, जैसे इसको कहा जाता है रोरिंग रोरिंग फोर्टीज, गजरता चालीसा को ये कहते हैं रोरिंग फोर्टीज, ठीक है। और उसको कहते हैं ये फ्यूरिस फ्यूरियस फिफ्टीज, प्रचंड 50 को। और फिर कहते हैं ये श्रीकिंग श्रीकिंग 60s, मतलब ये चीखता साटा को श्रीकिंग 60s कहते हैं, मतलब इनका नाम है इन हवाओं का। ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, इसको ध्यान रख लेना कि ये गजरता 40, प्रचंड 50, ये क्या है, ये पछुआ पवनों का नाम है। क्लियर है, हमारी वेस्टर्लीज भी होगी, पछुआ पवनें भी होगी। नेक्स्ट लास्ट है हमारी ध्रुवीय पवनें, ठीक है। 3 टाइप की हमने ट्रेड विंड देखी थी, हमने देखा था ट्रेड विंड, उसके बाद हमने देखा था वेस्टर्लीज, अब देखना है ईस्टर्लीज है जिसको ध्रुवीय पवनें कहती हैं। ये बहुत सिंपल है, पोलर एरिया में आपको बताया, हमें पता है कि हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, यानी हाई से इस लो की तरफ हवाएं चलेंगी सीधी, ठीक है। और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, यहाँ से ये इस तरफ जो चल रही है, ये वाली हवा, इनको कहा जाता है क्या, ये है आपकी पोलर विंड, पोलर विंड, यानी इसको हम ध्रुवीय पवनें या फिर ईस्टर्लीज भी कह देते हैं, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन भी कहां से कहां की तरफ होती है, इसको आप ध्यान से देखोगे, इसकी डायरेक्शन को नोट करना। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे हो गई। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे। तो ये आसानी से आप कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट से कहाँ की, साउथ वेस्ट की तरफ चल रही है, जैसे जैसे ये है सेम सेम ही है, मतलब जैसे ये ट्रेड विंड है वैसे ही है,
ऐसा ही यहाँ पे भी है, ये कहाँ से चल रही है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, मतलब सेम सेम ही है, जैसे ट्रेड विंड की डायरेक्शन थी वैसे इनकी है, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। ठीक है, क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो कुल मिला के हम ये समझ चुके हैं ट्रेड विंड क्या है, वेस्टर्लीज क्या है और पोलर विंड क्या है। अब हमें समझना है दूसरी टाइप की विंड जिनको हम सीजनल विंड कहते हैं, और ये दो टाइप की होती है, लैंड और सी ब्रीज और वैली और माउंटेन ब्रीज। ये क्या होता है इसे देखते हैं। ठीक है, चलो। पहली बात तो इन्हें सीजनल और ओकेजनल विंड क्यों कहा जाता है। देखो, सीजनल का मतलब यह है कि सीजन यानी मौसम के हिसाब से चलती है। ठीक है, मौसम के हिसाब से चेंज होती है, मौसम के हिसाब से बनती है। कैसे बनती है इसके एक एक करके देखते हैं। दो टाइप की मैंने बता दिया था कि लैंड और सी ब्रिज होती है और माउंटेन और वैली ब्रिज होती है। ठीक है, पहले देखते हैं लैंड और सी ब्रिज ये क्या होता है। देखो, इस पे समझो पहले, ये देखो इस पे समझ लेते हैं। ये है सी, ठीक है, और ये है आपकी लैंड। ठीक, अब बात करते हैं हम दिन की। अगर यहाँ पे सनलाइट है, सूर्य है, और सूर्य की रोशनी पड़ रही है लैंड पे भी और सी पे भी, दोनों पे पड़ रही है। अब पहले जल्दी कौन गर्म होगा, पहले लैंड जल्दी गर्म होगी, क्योंकि अर्थ जो है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन ओशियन क्या होता है, देर में ही गर्म होगा और देर में ही ठंडा होगा। ठीक है, अब जब ये लैंड गर्म होगी दिन के टाइम पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। जैसे गर्मी होगी लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि इसकी हवा दिन में ऊपर उड़ने लगेगी ऐसे। और इसके मुकाबले जो सी है ये क्या होगा, ठंडा, यानी इस पे इसके मुकाबले हाई प्रेशर होगा। अब हवा फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी, यानी हाई प्रेशर से इस तरफ लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी। बात समझ में आई, यहां से ऐसे ऊपर उड़ रही है और यहां से ये इस तरह चल रही है। यानी हवा कहां से चल रही है, यहाँ पे चल रही है दिन के टाइम पे सी से कहां की ओर, लैंड की ओर। ठीक है, सी से लैंड की ओर चल रही है, तो सी से हवा चलने की वजह से इसे कहते हैं सी ब्रिज। कब चलती है, डे में चलती है, दिन में, ध्यान रखना इस चीज को। और नाइट में आ जाओ, नाइट में क्या होगा, ये लैंड जितनी जल्दी ठंड गर्म हुई थी उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। यानी रात को ये करीब करीब 12-1 बजे के आसपास ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। जबकि इसके मुकाबले जो ओशन है वो आपको गर्म मिलेगा, यानी सी इधर गर्म मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ गर्म मिलेगा तो यहाँ पे इसके मुकाबले लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे रात को हाई प्रेशर होगा। तो हवा इस हाई से लो की तरफ चलेगी, यानी लैंड से कहाँ की ओर चलेगी, सी की तरफ चलेगी। और हवा चल कहाँ से रही है, लैंड से। ध्यान रखना, जहां से चलेगी उसका नाम वो हो जाएगा, लैंड से चल रही है, इस वजह से इसको लैंड ब्रिज। ये कब हो रहा है, नाइट। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन यहाँ से नहीं। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। देखो, दिन के समय सूर्य ताप के कारण जो है लैंड पर जो है लो प्रेशर डेवलप होता है, जबकि समुद्र सतह जो है ठंडा होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। और इसी स्थिति में स्थल की गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, जिससे लो प्रेशर जनरेट होगा, और समुद्र में हाई प्रेशर रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हवा चलती है कहाँ से, लैंड से ओशियन की तरफ। सॉरी, इसी वजह से दिन में जो हवा चलती है सी से लैंड की तरफ चलती है, इसी को हम सी ब्रिज कहते हैं। रात में इसका उल्टा हो जाता है, रात्रि के समय जो है, जो अर्थ है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, यानी अर्थ से हीट लगातार जाने के कारण जल्दी ठंडी हो जाती है, और ओशन गर्म बना रहता है, जिसकी वजह से लैंड पे जो डेवलप होगा वो होगा हाई प्रेशर, और यहाँ पे डेवलप होगा लो प्रेशर। ठीक है, और हवा जो चलेगी यहाँ से इस तरफ चलेगी, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको ध्यान रखना कि डे में क्या कौन सी हवा चलती है, डे में सी ब्रिज चलती है, रात को लैंड ब्रिज चलती है। क्लियर। इसके दूसरी चीज देखो, माउंटेन और वैली ब्रिज, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। ये माउंटेन है और ये वैली है। ठीक है, इसको कहते हैं वैली, घाटी, और इसको कहते हैं पहाड़। ठीक है, माउंटेन। अब देखो, यहाँ पे पहाड़ में क्या होगा, दिन के टाइम की अगर आप बात करें, दिन के टाइम सूर्य चल रहा है, तो दिन के टाइम ये नजदीक होने के कारण इसमें सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी, और यहाँ सूर्य की रोशनी दूरी होने के कारण यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पड़ेगी। यानी दिन के टाइम पे पहाड़ों पर आकर आप देखा होगा ना, जो जितना ऊंचाई पे होगा उतनी ज्यादा धूप लगती है वहां पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा, और डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा कम। कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे डेवलप होगा हाई प्रेशर। ठीक है, अब हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो हवा चलेगी वो कहां से, इस हाई से लो की तरफ चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी, पहाड़ की तरफ चलेगी। कहां से चल रही है, वैली की वजह से, घाटी से चल रही है। इसलिए दिन में डे के टाइम पे कौन सी हवा चलती है, वैली ब्रिज। क्लियर हो गया, डे के टाइम पे कौन सी हवा चलेगी, वैली ब्रिज। रात में इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे ही रात होगी ये पहाड़ ऊपर बहुत ठंडी हवा चलने लग जाएंगी और ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर, जबकि वैली नीचे है, नीचे है तो यहाँ पे हवा कम चलती है, तो इस वजह से ये जो है इसके मुकाबले गर्म रहेगा। तो ये यहाँ पे डेवलप होगा लो प्रेशर। हवा चलेगी हाई से लो, यानी चलेगी माउंटेन से वैली की तरफ, इसलिए इसको रात में कहेंगे हम माउंटेन ब्रिज, यानी पर्वत, पर्वतीय हवा या पर्वत विंड। ठीक है, माउंटेन ब्रिज। तो ध्यान रखना, नाइट में चलती है माउंटेन ब्रिज और डे में चलती है आपकी वैली ब्रिज।
कैसे चलती है मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो इसमें ये सेम लिखा होगा। पर्वतीय क्षेत्र में मौसमी पवनों का प्रवाह होता है। दिन के समय पर्वत की ढाल घाटी की अपेक्षा गर्म होता है। ऐसी स्थिति में पवन का प्रवाह घाटी से पर्वत की ढाल की तरफ होता है। ठीक है, घाटी से ऐसे होता है और इसे जो है घाटी समीर कहेंगे, वैली ब्रिज कहेंगे। ठीक है, और रात के टाइम पे क्या होगा, पर्वत के ढाल ठंडे हो जाते हैं। ये ठंडे होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और घाटियां जो है ये गर्म रहती हैं। इसी वजह से यहाँ से पर्वत से घाटी की ओर हवा चलेगी और इसी को कहते हैं हम पर्वत समीर। क्लियर हो गया? इसमें कुछ कंफ्यूजन है नहीं। यानी ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, और लास्ट हमारा रह गया लोकल विंड वाला। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो इसको लोकल विंड क्यों कहते हैं? लोकल विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में चलेंगी। पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग हवा चलती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लू चलती है। कहाँ पे चलती है? इंडिया में चलती है। इंडिया के एनसीआर वाले रीजन में, खासतौर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में लू चलती है। तो ये लू सिर्फ इंडिया में चलती है, इसीलिए ये एक लोकल विंड है, क्षेत्रीय पवन है, एक विशेष क्षेत्र में चलने वाली हवा है। ऐसे ही वर्ल्ड में कई सारी हवाएं हैं जो उसी रीजन में खासतौर पर चलती है, तो इसीलिए इनका नाम जो है लोकल विंड कहा जाता है। पहली बात, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि भूपृष्ठ पर तृतीय प्रकार की, यानी दो प्रकार हमने पढ़ा था, थर्ड वाली जो है इसको स्थानीय पवन कहते हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि एक विशेष एरिया में ये चलती है। ठीक है, और उसका कारण भी है, स्थानीय कारण होंगे। जैसे इंडिया में लू क्यों चलती है? रेगिस्तान की वजह से। ठीक है, जो राजस्थान में हमारा थार का डेजर्ट है वो गर्म होने की वजह से यहाँ पे लू चलती है। ठीक है, इनका प्रभाव भी सीमित क्षेत्र में होता है। ठीक, अब दूसरी बात, इसकी खासियत क्या होती है? देखो, इनकी अलग अलग खासियत होती है। जैसे इनकी पवनों की ऊंचाई अधिक नहीं होती, कहने का मतलब एक लोकल एरिया में होती है, तो इतना बड़ा मास मतलब इतना एरिया कवर नहीं करती कि ज्यादा हाइट तक पहुंच पाए, और इनकी अपनी निजी विशेषताएं होती है। क्लियर बात है? ठीक है, ये भी दो टाइप की होती है। ये जो लोकल विंड है दो टाइप की होती है। एक होती है वार्म लोकल विंड, एक होती है कोल्ड लोकल विंड। मतलब कुछ लोकल विंड वार्म होती है, जैसे लू जो है वो वार्म है, और ऐसे कई सारी कोल्ड भी होती है। ठीक है, तो दो टाइप की होती है, इनको ध्यान रखना। तो इतना समझ में आ गया हमारे कि क्या लोकल विंड है, क्यों है लोकल विंड, और क्या इनकी खासियत है। ठीक है, और कैसी कैसी होती है। सबसे पहले देखो, हमने देखा कि दो टाइप की लोकल विंड हो गई, वार्म लोकल विंड और कोल्ड लोकल विंड। ठीक है, इसके लिए देखो, अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जैसे ये देखो, ये हॉट हॉट लिखा हुआ है, ये दुनिया में कहाँ कहाँ चलती है, इनकी जगह ये है। इसको ऐसे ही याद करना पड़ता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोल्ड विंड है, ये सारी कोल्ड विंड है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, चिनूक विंड जो है गर्म हवा है, वो चलती है रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन है यूएसए, अमेरिका में। ठीक है, फोन चलती है, ये भी गर्म हवा है, कहाँ चलती है? आल। आल कहाँ है? यूरोप में। यूरोप में, ठीक है। खमसिन है, ये भी गर्म हवा है, ये कहाँ चलती है? इजिप्ट में, यानी मिस्र में। सिरक्को है, गर्म हवा है, कहाँ चलती है? सारा डेजर्ट में। सारा डेजर्ट यानी अफ्रीका वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ उत्तराखंड में भी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी है, कई जगह पूछा गया है। ठीक है, सोलाना है, गर्म हवा है, कहाँ चलती है? सारा डेजर्ट और जो आइबेरियन पेनिनसुला है अफ्रीका में, वहां पे। ठीक है, हरमट्टम है, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, गर्म हवा है, कहाँ चलती है? वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका में। ठीक है, वैसे बहुत ठंडी हवा है, कहाँ? कोल्ड हवा है, कहाँ चलती है? हंगरी यानी इटली के साइड को। मिस्ट्रल है, ये भी कोल्ड हवा है, ये कहाँ चलती है? आल, फ्रांस यानी यूरोप के साइड को। पूनाज है, ये भी ठंडी हवा है, कहाँ चलती है? वेस्टर्न साइड ऑफ एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन जो है साउथ अमेरिका में है। ठीक है, फिर ब्लिजार्ड है, ब्लिजार्ड ठंडी हवा है, ये टुंड्रा रीजन में चलती है। टुंड्रा रीजन कहने का मतलब है कुल मिला के पोलर एरिया। ये चलती है आपकी रसिया से ऊपर, साइबेरिया वाले रीजन में चलती है। ठीक है, पुरगा है, ये भी कोल्ड विंड है, ये भी रसिया में चलती है। लवेंटर है, कोल्ड विंड है, स्पेन में चलती है। नॉर्वेस्टर गर्म हवा है, न्यूजीलैंड में चलती है। ठीक है, ऐसे ही सांता अन्ना है, हॉट विंड है, ये कैलिफोर्निया में चलती है। काराबुरान है, ये भी हॉट विंड है, ये सेंट्रल एशिया में चलती है, मध्य एशिया में। कालीमा है, ठीक है, ये ड्राई विंड है, यानी सूखी हवा है, यानी गर्म हवा है, सहारा डेजर्ट में ये आसपास चलती है। एलिफेंटा है, मॉइस्ट विंड है, यानी ये गर्म हवा है, ये भी कहाँ चलती है? मालाबार। मालाबार कोस्ट मतलब इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है वहां पे चलती है। तो इस तरीके से कई सारी ये हवाएं हैं, कई सारी हवाएं हैं जो चलती है। इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि ये कैसे चलती है लोकल विंड, उसके लिए मैं आपको एक चिन्हों का एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये इसकी केस स्टडी पढ़ लेते हैं, बाकी आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था जो चिनूक है वो कहाँ चलती है? अमेरिका में। कहाँ पे? ये रॉकी माउंटेन है। ठीक है, अमेरिका का मैप है, यूएसए का। यहाँ पे इसकी वेस्ट साइड, ठीक है, पश्चिमी साइड पे ये रॉकी माउंटेन है, और ये नीचे साउथ अमेरिका है, इसकी वेस्ट साइड पे यहाँ पे नीचे एंडीज माउंटेन है, बड़ा सा, जैसे रॉकी है ना फैला हुआ, वैसे एंडीज। इस इलाके में क्या होता है, अब इसे ध्यान से समझना। ये जैसे रॉकी माउंटेन है, ऐसे ये रॉकी माउंटेन है। ठीक है, इसकी एक साइड से यहाँ से जो हवा चलती है, ये रॉकी माउंटेन पे चढ़ने लगती है, ऐसे चढ़ती है। और हमने पहले पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, कि जैसे जैसे हवा ऊपर को जाती रहती है, तो पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर क्या होता है इसमें? 6.5 डिग्री सेल्सियस वो जो है हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है, वो हवा क्या होगी? ठंडी, उसका टेम्परेचर गिरता रहेगा। तो ये हवा जैसे जैसे ऊपर को जाती है, जैसे जैसे ऊपर को जाएगी, ये हवा क्या हो जाती है? ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, कोल्ड होते गई। ठीक है, सही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गई। एक
पॉइंट पे क्या होता है, कोल्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने की वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है। देखो बारिश होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे समझना, जब बारिश होती है, इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वह क्या है, गैस जो है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, वाटर में, ठीक है। गैस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए क्या हुआ होगा, गैस जो है आपको पता है ना कि जब वाटर ड्रॉपलेट बनता है, जैसे पानी को गर्म करो तो गैस बनती है, ठीक है। जब गैस बनती है इसका मतलब उसमें क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, हीट है। तो जब गैस जो है वाटर में कन्वर्ट होगी तो उस हीट को रिलीज कर देगी, रिलीज कर देगी, और पानी जो है इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा किसकी, संघनन की। यहाँ पे कंडेंस हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसन, यानी गुप्त उष्मा संघनन की। संघनन की गुप्त उष्मा कहते हैं इसको। संघनन तो पता है ना, जैसे आपको पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है वाटर का गैस में चेंज होना, वाटर का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन हो गया। फिर गैस का वाटर में चेंज होना उसको कंडेंसन कहते हैं, यानी संघनन कहते हैं। तो जब भी एक संघनन होता है यानी कंडेंसेशन होता है, तो हीट रिलीज होती है और वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी ये नीचे से तो ठंडी थी लेकिन यहाँ पे गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई, और अब जैसे ये नीचे को और आएगी वापस, और ज्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, जैसे जितना ऊपर को जाती है उतना 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से ठंडी होगी, और नीचे जब उतरेगी ये उसकी दुगनी स्पीड से गर्म होती है। क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट है, इसमें लेटेंट हीट है ना, वो संघनन की गुप्त ऊष्मा बंद है। इसी इसी को कहते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक, मॉइस्ट एडियाबेटिक। हमने पढ़ा था शायद, आई थिंक मैंने बताया भी था एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। जब पहाड़ के ऊपर चलती है तो एडियाबेटिक होती है। एडियाबेटिक में दो प्रोसेस होती है, एक होती है ड्राई एडियाबेटिक। ये ड्राई एडियाबेटिक मतलब ये जो 6.5 डिग्री है, ये जो जब यहाँ पे ड्राई चल रही है, लेकिन जब ये बारिश हो गई तो मॉइस्ट हो गई, इसमें नमी हो गई, यानी उस संघनन की गुप्त उष्मा इसमें चली गई। तो यहाँ से जब गर्म होगी, ये मॉइस्ट एडियाबेटिक की रेट से गर्म होगी, और मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट जो है इससे ज्यादा होता है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की स्पीड होती है इसकी, ठीक है। यानी इसकी स्पीड से भी दुगुना, 6.5 की स्पीड से भी ज्यादा। और ज्यादा क्यों हो पाया, उस लेटेंट हीट की वजह से, जो गैस से जो है वाटर में कन्वर्जन हुआ ना, उस लेटेंट हीट की वजह से। तो जब ऊपर चढ़ी 6.5 डिग्री सेल्सियस के रेट से ठंडी हुई थी, लेकिन जब नीचे उतरेगी ये 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की स्पीड से गर्म होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब जितनी हाइट चलेगी उतनी उतरेगी, तो ये ऑब्वियसली बात है 4 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से लगभग लगभग ज्यादा गर्म हुई होगी। तो ज्यादा गर्म हुई होगी तो ये हवा जब नीचे उतरती है बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। इस वजह से ये हवा जो है वहां पे क्या करती है, ठंड के दिनों में, जब अमेरिका में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी रहती है, उस ठंड के दिनों में मिनटों में उस बर्फ को पिघला देती है। जैसे ही चिनूक चलती है पूरी जो है इस वाले वेस्टर्न यानी रॉकी वाले इलाके में, ईस्टर्न साइड में, पूर्वी साइड में इसके बर्फ को पिघला देती है, ठीक है। तो ये होती है चिनूक विंड। कैसे चलती है, कैसे इसका पूरा तरीका होता है, वो उसकी मैंने केस स्टडी आपको बता दी, ध्यान रखना चिनूक है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी विंड जो है अलग अलग क्षेत्रीय कंडीशन की वजह से चलती है, इसीलिए इनको लोकल विंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको अलग अलग तरीके से इसको याद करना है, ऐसे ऐसे ही याद कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये याद हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो हमने विंड सारी पढ़ ली, परमानेंट पढ़ ली, सीजनल पढ़ ली, और लोकल विंड भी पढ़ ली। तो इसका मतलब है कि हमारा ये पूरा चैप्टर है, इसमें से ये 7वां वाला चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्लास और बची जिसमें हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीजें, मानसून है, अल नीनो है, ला नीना है, इंडियन ओशन डाइपोल है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक लेक्चर जो है ये मानसून वाले में लग जाएगा। और फिर हमारे लगभग लगभग यूनिट फर्स्ट के 7 चैप्टर लगभग पूरे हो चुके हैं। 2-3 चैप्टर बचे होंगे, यानी 4-5 क्लासें और बची होंगी, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यूनिट 2 में चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी थोड़ा मेरी रीच बढ़ाइए, ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ पाएगा, मैं और अच्छी क्लासें लेके आ पाऊंगा, ठीक है। मेरा ये प्रॉमिस है कि आपका जो है यूपी पीसीएस से पहले, जो दिसंबर तक, और जो उत्तराखंड पीसीएस आने वाला है उससे भी पहले आपका सिलेबस में कंप्लीट करा के रखूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।